सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीजी कंप्यूटर पाठशाला। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा जावा का पहला प्रोग्राम। बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर जाके देखिए, जिसमें मैंने जावा के बेसिक्स यानी कि जावा की हिस्ट्री के बारे में, फीचर्स के बारे में बात की है कि जावा कौन सी लैंग्वेज है, कहाँ से आई, क्यों आई, किसने बनाई, वगैरह वगैरह। तो ज़रूर उसे जाके देखिए। तो आज की वीडियो भी हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बनाने वाले हैं जावा का पहला प्रोग्राम। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये जो है बॉक्स के अंदर, ये हमारा है जावा का पहला बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का प्रोग्राम है ये। इतना तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ प्रिंट करानी है तो इतना तो प्रोग्राम आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा सिंटैक्स है जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर मैंने सबसे पहली लाइन में, याद रखिएगा प्रोग्राम जो होता है उसका एक फ्लो होता है। प्रोग्राम हमेशा ऊपर से चालू करता है, टॉप से चालू करता है यहाँ से, और बॉटम तक जाता है बेसिकली, है ना। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से चालू होता है, याद रखिएगा टॉप से, और बॉटम तक रन करता है ना। तो सबसे पहले अगर हम टॉप की बात करें तो सबसे पहले मैंने ऊपर ये लिखा है पैकेज। ये अब ये पैकेज क्या होता है, व्हाट इज पैकेज। यहाँ पे ये जो पैकेज है, ये पैकेज क्या होता है। आप तो पैकेज हमारा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, व्हाट इज पैकेज। तो पैकेज हमारा कलेक्शन होता है रिलेटेड क्लासेस का और इंटरफेसेस का, है ना। क्या, फिर से सुनिए, पैकेज हमारा कलेक्शन होता है रिलेटेड क्लासेस का, इंटरफेसेस का। अच्छा, इसमें मैं अगर एक चीज़ और ऐड करूं तो इसके साथ साथ पैकेज हमारा सब पैकेजेस का भी कलेक्शन होता है। मतलब कि पैकेजेस के अंदर रिलेटेड क्लासेस भी आते हैं, इंटरफेसेस भी आते हैं, और सब पैकेजेस भी आते हैं। अब पैकेज को लाने का मकसद क्या है हमारे प्रोग्राम में। तो पैकेज को लाने का मकसद ये है कि पैकेजेस के अंदर हमारी कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर मुझे उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है तो मुझे पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे अपनी प्रोग्राम में पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, है ना। देखा जाए तो पैकेजेस दो टाइप के होते हैं। पैकेजेस आर ऑफ टू टाइप, बिल्ट इन पैकेजेस एंड यूजर डिफाइंड पैकेजेस। जावा ने खुद भी नहीं, मुझे काफ़ी सारे, मतलब मान के चलिए 1000 से भी ज़्यादा पैकेजेस, बिल्ट इन पैकेजेस बना के दिए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, और जिन भी क्लासेस का मुझे इस्तेमाल करना है उस हिसाब से मैं पैकेज को इंपोर्ट करा सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना खुद का यूज़र डिफाइंड पैकेज भी बना सकता हूँ। मतलब मैं अपना खुद का पैकेज भी बना सकता हूँ जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैं फिर डिसाइड करूँगा, ठीक है। उसके अंदर की क्लासेस भी मैं ही डिसाइड करूँगा, सब कुछ, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है पैकेज, है ना। इसके बाद आते हैं क्लास कीवर्ड पे, है ना। अभी पब्लिक कीवर्ड की भी बात करेंगे, पहले आते हैं क्लास कीवर्ड पे। क्लास क्या होती है। तो क्लास, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, क्लास हमारा ब्लूप्रिंट होती है ना। क्लास हमारी क्या होती है बेटा, ब्लूप्रिंट, या टेम्पलेट कह सकते हैं। जिस क्लास के प्लस बेसिकली क्लास के अंदर ही हम सारे वेरिएबल्स, सारे मेथड्स को डिफाइन करते हैं। जावा में क्लास बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। पैकेज ऑप्शनल है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी रिलेटेड क्लासेस नहीं चाहिए तो आप पैकेज को इंपोर्ट ना भी कराएं तो भी चल जाएगा, लेकिन क्लास तो आपको बनानी ही पड़ेगी बेटा, याद रखिएगा। बिना क्लास के जावा का प्रोग्राम रन नहीं करता, है ना। तो क्लास तो आपको बनानी है, क्लास के अंदर ही आप सारे मेथड को या वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, है ना। इसके बाद ये सिंपल, ये मैंने क्लास का नाम रखा है। ये क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं, या जो आपका मर्जी है वो रख सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका पहला कीवर्ड कैपिटल रखिएगा। क्या कैपिटल रखना भी ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कैपिटल भी नहीं रखना ज़रूरी है, लेकिन कैपिटल रखें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है ना। इसके बाद अब आते हैं ये ब्रेसेस पर। अब ब्रेसेस क्या होते हैं, ये ब्रेसेस का भी याद रखिएगा बेटा। बहुत लोग ब्रेसेस को हल्के में लेते हैं जावा प्रोग्राम में, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जावा प्रोग्राम में ब्रेसेस का भी अपनी एक इंपॉर्टेंस रहती है। ब्रेसेस बेसिकली एक तरह से एंट्री पॉइंट होते हैं, ये रास्ता दिखाते हैं हमारे कर्सर को कि उसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना। तो ब्रेसेस ज़रूर लिखिएगा, ये ब्रेसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। या अगर आप देखेंगे तो ये दो ओपनिंग ब्रेसेस हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे, और जितने मैंने ब्रेसेस को ओपन करा है उतने ही मैं ब्रेसेस को क्लोज भी करूँगा। तो यहाँ पे मैंने
2 क्लोजिंग ब्रेसेस भी लगाए हैं। तो याद रखिएगा आपको ब्रेसेस भी लगाना नहीं भूलना है ना। इसके बाद बात करते हैं ये पब्लिक कीवर्ड की। अब ये पब्लिक कीवर्ड क्या होता है? तो पब्लिक कीवर्ड होता है हमारा एसएस स्पेसिफायर, है ना। पब्लिक कीवर्ड क्या होता है? हमारा एसएस स्पेसिफायर। क्या पब्लिक कीवर्ड लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। ये आपकी प्रोग्राम की एसेसिबिलिटी को डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक एक इकलौता एसएस स्पेसिफायर है, 4 एसएस स्पेसिफायर्स आते हैं बेटा, याद रखिएगा। पब्लिक, एक आता है प्राइवेट, एक आता है प्रोटेक्टेड और एक आता है डिफ़ॉल्ट। पब्लिक का मतलब क्या है? यानी कि पब्लिक में आपने अपने प्रोग्राम को पब्लिक कर दिया। पब्लिक कर दिया यानी कि अब आपके प्रोग्राम को या आपके प्रोग्राम की एसेसिबिलिटी आउटसाइड द पैकेज भी होती है और इनसाइड द पैकेज भी होती है। मतलब कि कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचिए अभी के लिए, बस हल्के से समझ के चलिए कि मेरे अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं या कोई भी जना एसेस कर सकता है, कोई भी जना इस्तेमाल कर सकता है, विद इन द पैकेज भी और आउटसाइड द पैकेज भी, ठीक है। फिर बाकी और अभी बाकी के जो प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है उनकी भी बात करेंगे, है ना। इसके बाद आते हैं अगले इस कीवर्ड पे, स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसी पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको बेटा किसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हाँ यहाँ पे। तो स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे मैंने पब्लिक कीवर्ड का भी मतलब बताया है। पब्लिक एक हमारा एक एसएस स्पेसिफायर है, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारे प्रोग्राम की विजिबिलिटी को डिसाइड करता है, यानी कि हमारा प्रोग्राम हर जगह विजिबल है ना, आउटसाइड द पैकेज, विद इन द पैकेज, ठीक है। अब स्टैटिक कीवर्ड का क्या मकसद है? स्टैटिक कीवर्ड का लगाने का मेरा काम ये है कि मैं अपने मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा हूँ, है ना। मेरा मेथड पब्लिक भी हो चुका है और अब स्टैटिक भी हो चुका है। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब ये है कि अब मुझे अपनी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, क्लास बनाने के बाद मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना रहता है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना ही पड़े। स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके मैं अपनी क्लास को बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी रन करवा सकता हूँ। अब ऑब्जेक्ट ना बनाने के फ़ायदे क्या हैं? ऑब्जेक्ट ना बनाने के फ़ायदे ये हैं कि मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है परफॉर्मेंस में, है ना, रिलायबल हो जाता है, अच्छे से वर्क करता है, मेमोरी कम लेता है। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी अगर आप चाहें तो मतलब प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, काम आएगा तो ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम हमारे मेथड को स्टैटिक रखते हैं, जिससे कि हमें इस क्लास का फ़िलहाल के लिए कोई ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। समझ में आया? नहीं आया दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, लेकिन समझिए इस बात को। स्टैटिक कीवर्ड का मकसद क्या है? हमें हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हमारी ये क्लास रन करेगी, ठीक है। तो पब्लिक पता चल गया आपको, एसएस स्पेसिफायर। स्टैटिक पता चल गया आपको, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है हमारे इस मेथड की, है ना। अब इसके बाद आते हैं वॉइड कीवर्ड पे। वॉइड कीवर्ड क्या होता है बेटा? वॉइड कीवर्ड हमारा एक रिटर्न टाइप होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? एक तरह से रिटर्न टाइप, मतलब कि हमारा अभी ये प्रोग्राम हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। ये मेथड कभी कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। प्रोग्राम नहीं, सॉरी, मेथड। ये मेथड अभी हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं देने वाला है, इसलिए मैंने इसका जो टाइप रखा है वो रखा है वॉइड। याद रखिएगा, आपको ज़्यादातर मेन मेथड वॉइड ही रखना है। जो हम खुद से मेथड बनाते हैं उनको कभी कभी हम उनको वॉइड नहीं रखते हैं, वो बेसिकली कभी कभी कुछ चीज़ें रिटर्न करते हैं, लेकिन हमारा मेन मेथड ज़्यादातर वॉइड ही रहने वाला है, याद रखना है। और मेन तो हमारा ये मेथड है ही है। मेन मेथड बेसिकली क्या होता है? मेन मेथड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का। जब भी हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के बाद प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड को ढूंढता है। मेन मेथड से ही हमारा प्रोग्राम रन करना चालू करता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा मेन मेथड ही होता है। तो आपको हर प्रोग्राम को अगर रन कराना है तो मेन मेथड ज़रूर बनाना है। तो मेन हमारा क्या होता है? मेथड होता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का, याद रखिएगा। तो ये हमारा मेन मेथड, और इसका टाइप मैंने क्या रखा है? पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। मतलब कि इसे पब्लिक रखा है, इसे हर जगह एक्सेसिबल है।
साथ ही साथ इसे स्टैटिक रखा है, इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ इसे वॉइड रखा है, यानी कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है ना, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, याद रखिएगा। तो ये हमारा मेथड हो गया। अब ये मेथड के बाद ये क्या चीज़ है, ये अगर आप देखें तो बेटा ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये हमारा होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। याद रखिएगा, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी देना ज़रूरी होता है हमारे प्रोग्राम को। ये जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, कंपाइल के बाद जब हम एग्जीक्यूशन के लिए कमांड देते हैं, तो एग्जीक्यूशन टाइम पे अगर हमने हमारे तरफ से कोई इनपुट दिया तो वो हमेशा यहाँ पे आके स्टोर होता है, इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में आके बेटा स्टोर होता है। ये बात याद रखिएगा। बेसिकली जब हम टर्मिनल से हमारे प्रोग्राम को रन कराते हैं, कभी कभार टर्मिनल से कराने के बाद हम वहाँ पे हमारी, जैसे मैंने इसे कंपाइल कराऊंगा, कंपाइल कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जावा सी और सिंपल डॉट जावा, तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, है ना। ये जो मेरी क्लास है सिंपल, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसे कंपाइल कराने के लिए जावा सी सिंपल डॉट जावा, तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद क्या बनेगी, डॉट क्लास फाइल बनेगी, है ना। और अब उस डॉट क्लास फाइल को मैं क्या कराऊंगा, रन कराऊंगा। तो रन कराने के लिए जो मुझे एक कमांड देनी पड़ेगी, जावा डॉट सिंपल, उसके बाद जावा सिंपल मुझे कमांड देनी पड़ेगी। तो जावा सिंपल जो मैं कमांड दूंगा, अगर उसके बाद मैं कुछ इनपुट देता हूँ, जावा सिंपल हेलो वर्ल्ड या हेलो या कुछ भी जो कोई भी इनपुट देता हूँ, तो वो इनपुट मेरा इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में आके बेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का भी डेटा टाइप क्या है, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये स्ट्रिंग बेटा एक डेटा टाइप होता है ना, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, डेटा टाइप क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मान के चलें या समझ के चलें, ये स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप है। और ये क्या है बेटा, ये जो हमारे दो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, ये हमारे एरे को डिफाइन करते हैं, है ना। स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है जिसका नाम है आर्ग्स। ये आर्ग्स में कुछ भी रख सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैंने आर्ग्स रखा है। ये आप नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग और एरे देना ही देना है। तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको देनी ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी यूज़र कमांड देता है एग्जीक्यूशन की और उस समय कोई इनपुट देता है, तो वो हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में आके स्टोर हो जाए। उसे स्पेस चाहिए रहती है, बिना स्पेस के वो कहीं पे आके कैसे स्टोर हो जाएगा, तो वो स्पेस उसे यहाँ से मिलती है ना। इसके बाद ये मैंने ओपनिंग ब्रेसेस रखा है। ओपनिंग ब्रेसेस यानी कि इस मेथड के अंदर जाएगा प्रोग्राम। अब इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जाने के बाद वो हमारी अगली लाइन से मीट करेगा। अगली लाइन क्या है हमारी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसका मतलब क्या है, तो बेटा सिस्टम का मतलब, एक सिस्टम हमारी एक क्लास होती है, यह बात याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से एक मेथड को कॉल करा रहा हूँ, और वो कहाँ पर है वो मेथड मेरा, वो मेरी सिस्टम क्लास के अंदर है। और ये डॉट अगर आप देखें इसके बीच में, ये सिस्टम और आउट के बीच में ये डॉट है, तो ये लगाना भी ज़रूरी है, बात याद रखिएगा। डॉट एक ऑपरेटर है मेरा यहाँ पे, है ना। तो मैं सिस्टम क्लास के अंदर आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उस आउट नाम के ऑब्जेक्ट से मैं एक प्रिंटलन नाम का मेथड कॉल कर रहा हूँ। याद रखिएगा, सिस्टम मेरी इधर एक क्लास है, आउट मेरा इधर एक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंटलन मेरा एक मेथड है, याद रखिएगा। तो सिस्टम क्लास के अंदर आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं कॉल करा रहा हूँ जिससे मैं कॉल करा रहा हूँ एक प्रिंटलन नाम का मेथड, ताकि मैं, और ये लाइन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ शो करा सकूं, कुछ प्रिंट करा सकूं, आउटपुट दे सकूं। तो ये आउटपुट के लिए ये लाइन होती है ना। तो कोई भी आपसे पूछे कि इस लाइन का मकसद क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इस लाइन का मकसद सिर्फ एक है, मेरी स्क्रीन पे आउटपुट शो करना, है ना। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो ब्रैकेट का यूज़ किया है, ये ब्रैकेट के अंदर मैं अपने आउटपुट को लिखता हूँ। और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने ये जो ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना ज़रूरी है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो वैसी की वैसी मेरी आउटपुट हो जाएगी, यानी वैसी की वैसी मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, तो रन करने के बाद आउटपुट क्या निकलेगा, मेरी स्क्रीन पे क्या शो होगा, हेलो जावा वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा का ऐसा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ये क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, याद रखिएगा। तो सिस्टम मेरी क्या होती है, क्लास होती है। सिस्टम क्लास के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है आउट। उस ऑब्जेक्ट से मैं एक मेथड कॉल करा रहा हूँ, प्रिंटलन। प्रिंट में वैसे एक मेथड होता है, एलन बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है ना।
प्रिंट मेथड है ln नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिना ln के चाहूँ तो भी रन करा सकता हूँ, तो भी रन हो जाएगा मेरा प्रोग्राम, लेकिन मेरा कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा। तो प्रिंट ln नाम का मैं एक मेथड कॉल करा रहा हूँ और उस मेथड से मैं हेलो जावा वर्ल्ड को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सेमी कॉलन है बेटा, इसका भी एक बहुत बड़ा यूज़ होता है जावा प्रोग्राम में। सेमी कॉलन का मतलब है कि ये मेरी लाइन यहाँ पे टर्मिनेट होती है और यहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन पे अपने कर्सर को भेजना है। तो ये सेमी कॉलन अगर आप नहीं लगाते हैं तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा और ये एक सिंटेक्स एरर माना जाएगा, मेरा प्रोग्राम ना कंपाइल होगा ना रन होगा, याद रखिएगा। तो सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना, सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है जहाँ जहाँ पे आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। फिर मैंने अपने ये ब्रेसेस को क्लोज कर दिया है। एक पहला ब्रेसेस जो मैंने अपना मेथड के लिए ऑन करा था, मेथड के लिए चालू किया था, वो पहले बंद किया और फिर अगला ये ब्रेस मैंने जो क्लास के लिए चालू किया था उसे बंद किया, है ना। तो ब्रेसेस जिस हिसाब से चालू होते हैं उसी हिसाब से बंद होते हैं, तो ये ब्रेसेस को बंद करना भी नहीं भूलना। अगर आपने ब्रेसेस बंद नहीं किए तो भी आपका प्रोग्राम सिंटेक्स एरर शो करेगा। तो होप सो आपको समझ में आया हो इसमें हर एक कीवर्ड का मतलब। अगर नहीं आया कोई बात नहीं है, अभी बिगिनिंग है, धीरे धीरे आएगा, समझना पड़ेगा, बिल्कुल आएगा आपको, मुझे पूरा यकीन है ज़रूर आएगा आपको। फिर से वीडियो को देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया इधर पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ज़रूर समझिए इस चीज़ को। डिटेल में भी बात करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे वॉइड टाइप, रिटर्न टाइप भी होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हमने बिल्कुल बेसिक से बात करी कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया, है ना। तो एक बार फिर से छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। पैकेज हमारे क्या होते हैं, तो पैकेज हमारे दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं और यूज़र डिफाइंड पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस का मकसद क्या है, वो हमारा कलेक्शन होता है रिलेटेड क्लासेस का, साथ ही साथ इंटरफेसेस का। तो जो भी हमें रिलेटेड क्लासेस हमारे प्रोग्राम में लेकर आनी है तो हमें पैकेज को इंपोर्ट कराना रहता है, ठीक है। क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ मेथड्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक हमारा एक एसेस स्पेसिफायर होता है जो हमारी प्रोग्राम की एसेसिबिलिटी को डिसाइड करता है कि हमारा प्रोग्राम पब्लिक होने वाला है या प्राइवेट होने वाला है। स्टैटिक क्या होता है, वो एक कीवर्ड होता है जो हमारे प्रोग्राम को रन कराता है बिना ऑब्जेक्ट के नीड के, ठीक है। हमारे इस मेथड को रन कराता है बिना ऑब्जेक्ट के नीड के, ठीक है। हमारे इस मेथड को कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा मेथड स्टैटिक है। वॉइड क्या होता है, वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है जो कि ये बताता है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न करके देने वाला नहीं है। मेन क्या होता है, मेन तो हमारा मेथड होता ही है, मेन मेथड जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे किसी भी जावा प्रोग्राम का। याद रखिएगा जावा प्रोग्राम मेन मेथड से ही स्टार्ट होती है और फिर उसका फ्लो चलता चलता है, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्स क्या होते हैं, तो ये हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। जब यूज़र किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल के बाद रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कराने की कमांड देता है, उस समय जो वो इनपुट देता है तो वो जाके किस में स्टोर होता है, स्ट्रिंग आर्ग्स में स्टोर होता है। system.out.println क्या है, तो ये बेटा हमारी स्क्रीन पे आउटपुट शो करने के लिए एक लाइन है जिसमें सिस्टम नाम की एक क्लास है, जिसमें आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है और println नाम की क्या है, एक मेथड है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा में उस चीज़ का इस्तेमाल करा है, इन्वर्टेड कॉमा में उस चीज़ को प्रिंट कराया है, हेलो जावा वर्ल्ड। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो वैसा का वैसा प्रिंट होता है, उसमें कोई भी चीज़ का चेंजेस नहीं करता है। सेमीकोलन क्या है, सेमीकोलन हमारे उस प्रोग्राम की टर्मिनेशन, उस लाइन की टर्मिनेशन पॉइंट होता है कि वो लाइन वहाँ पे समाप्त होती है और अब आप नेक्स्ट लाइन में जा सकता है कर्सर। और ये मेरे क्लोजिंग ब्रेसेस हैं जो कि ओपनिंग ब्रेसेस को बंद करने के लिए हैं। होप सो आपको हमारा ये बहुत ही सादा सा सिंपल सा जावा प्रोग्राम समझ में आया हो। सो गाइज एक बार मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके भी दिखा देता हूँ, है ना। तो रन करने के लिए हम कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक्लिप्स है तो मैं इससे आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो ब्लूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जेडीके का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम पे ही टर्मिनल से भी रन करवा सकते हैं ना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी कि आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, या तो ब्लूजे का या तो एक्लिप्स का, ठीक है। तो अगर आप एक्लिप्स चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्लिप्स आपको गूगल से मिल जाएगा, आप गूगल पे डाल लीजिएगा एक्लिप्स डाउनलोड और फिर आप उसको ओपन करिएगा, उसमें वर्क स्पेस बनाइएगा। वर्क स्पेस करते बनाएंगे जैसे ही आप नई, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आइएगा रन पर, और रन के बाद विंडो पर, विंडो के बाद आप शो व्यू पे जाइएगा, शो व्यू के बाद आप जाइएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पर। तो आपका ये
इस तरीके से एक इंटरफेस खुल जाएगा साइड से। इसमें एक टर्म आएगा क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, तो अब यहाँ पे क्रिएट करिएगा जावा प्रोजेक्ट। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जावा प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी तो ये मेरा फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट है, तो मैं इसमें टाइप कर देता हूँ कोई भी नाम, फर्स्ट जावा, जावा के नाम से मैं बनाऊँगा एक, और ये मैं इसे अनटिक कर दूंगा। ठीक है, ये क्रिएट मॉड्यूल जो है इस चीज़ को अनटिक कर दीजिएगा, तो आपका फिनिश, और ये फर्स्ट जावा नाम से एक बन जाएगा मेरा फोल्डर। और अब इस फोल्डर के अंदर, एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा। देखिए ये लाइब्रेरीज आ गई, ये देखिए ये जो JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर जो ये लाइब्रेरीज आई हैं, इन्हीं के अंदर आपको सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। ये देखिए मैं इस पैकेज के अंदर जाऊंगा, इस लाइब्रेरी के अंदर जाऊंगा, तो java.base, .desktop, .xql जो मैंने बात करी थी, फिर आपको इसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। तो लाइब्रेरीज़ के अंदर याद रखिएगा, जावा की लाइब्रेरी क्या होती है, जावा की लाइब्रेरी के अंदर सारे के सारे पैकेजेस होते हैं। और जावा की लाइब्रेरी कहाँ होती है, वो जावा के रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर होती है, JDK के अंदर होती है बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, याद रखिएगा IDE यानी कि एक्लिप्स IDE के अंदर जब आप जाएंगे तो आप पहले एक वर्क स्पेस बनाएंगे, वर्क स्पेस के बाद आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के बाद आप क्रिएट जावा प्रोजेक्ट करेंगे, फाइल का नाम रखेंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे पहले, फोल्डर के नाम के बाद आप इस न्यू बटन पे जाएंगे, पहले आप डबल टैप करेंगे, फिर न्यू में जाएंगे, और न्यू के बाद आप इसी के साइड से ये क्लास जो है इसमें जाएंगे, है ना। और क्लास में आप बनाने वाले हैं अ सिंपल क्लास। अभी मैं सिंपल नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, और इसको भी मैं टैप कर दूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मुझे चाहिए अपनी क्लास के अंदर, तो बिल्कुल फिनिश। और ये थोड़ा सा चक्र घूमेगा, और ये देखिए मेरे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। देखिए अभी इसके अंदर फ़िलहाल के लिए कोई भी पैकेज नहीं है, कोई भी मैंने अभी पैकेज इंपोर्ट नहीं कराया, क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल के लिए कोई भी प्री डिफाइंड क्लास का या इंटरफेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी के लिए मैं कोई भी पैकेज को इंपोर्ट नहीं करा रहा हूँ, ना ही मैं अभी के लिए खुद का कोई पैकेज बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये देखिए, ये मेरे कमेंट्स हैं, कमेंट्स के बारे में मैं पिछली वीडियो में मतलब अगली वीडियो में बात करूँगा। अभी के लिए मैं इसमें लिखूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर मैं अपने ये ब्रैकेट ऑन करूँगा, और सिस्टम का ये जो s है, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये s होने वाला है, ये कैसा होने वाला है, ये मेरा कैपिटल होने वाला है। याद रखिएगा ये जो s है मेरा कैसा होने वाला है बेटा, कैपिटल होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके अंदर लिखूँगा हेलो जावा वर्ल्ड। ठीक है, और फिर मैं इसको टर्मिनेट भी करा दूंगा इस लाइन को। देखिए तो अब मेरा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो मैंने उधर बनाया था आपके PDF में, ये यहाँ पे भी मैंने पूरा का पूरा फ्रेम कर दिया है। अगर आपको दिख रहा हो, पब्लिक क्लास, मैंने अपनी क्लास को पब्लिक रखा है, क्लास का नाम रखा है सिंपल, जो मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, आपको भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी दे दी मैंने, लेकिन अभी के लिए मैं फ़िलहाल के लिए कोई एग्जीक्यूशन टाइम पे कमांड देनी नहीं वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दे दी है। ठीक है, सिंपल डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैंने कमांड भी दी। फिर मैंने इसके अंदर लिखा है हेलो जावा वर्ल्ड, और जब मैं इसे यहाँ पे जो ये वाला साइन है ग्रीन कलर का, इसे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अगर आपको दिख रहा हो तो प्रिंट होकर आ गया, हेलो जावा वर्ल्ड। ठीक है, जो मैंने देखिए जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था, एक मिनट इसे मैं साइड कर दूं, थोड़ा सा, हाँ हाँ, तो जो मैंने अभी के लिए उसमें लिखा था, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा था और जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था, वैसा का वैसा ही मेरा प्रिंट होकर आया है। बिल्कुल, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ इस बार सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, ना कि जावा, तो देखिए मैं हेलो को हटा दूंगा, और इस बार जब मैं रन कराऊंगा तो देखिए हेलो वर्ल्ड इस बार रन हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं
DG कंप्यूटर पाठशाला रन कराना चाहता हूं, तो देखिए DG कंप्यूटर पाठशाला रन हो गया। तो जो भी मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ वो वैसा का वैसा मेरा कंसोल प्रिंट करके दे देता है। और डॉट आउट, ये याद रखिएगा, आउट का मतलब है ये आउटपुट देने वाला है। इसकी बाद अभी हम बात करेंगे सिस्टम डॉट इन की भी, जिसमें स्कैनर क्लास का इस्तेमाल होता है। उसमें हम कीबोर्ड से या यूज़र से इनपुट लेते हैं, ना कि देते हैं, है ना। लेकिन अभी उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना सा छोटा सा ये जो प्रोग्राम है इसको समझिए, है ना। और एक दो घर पे प्रैक्टिस करिए इस प्रोग्राम को, आप रन करा के भी देखिए प्लीज़, है ना। तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ चीज़ें रन कराइए। अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ और भी प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे मैं एक और लाइन इस बार चाहूँ। अच्छा, इसके अंदर एक फ़ीचर है कि अगर मैं एक्लिप्स के अंदर फीचर है कि अगर मैं सिस आउट लिखकर कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के एंटर करता हूं, तो देखिए पूरी की पूरी मेरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की लाइन ऐसी की ऐसी प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो ये एक फीचर है जो आप जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार मैं ऐसा करता हूं, दोबारा हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराता हूँ, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऊपर मैंने कराया है DG कंप्यूटर पाठशाला, और फिर अगली लाइन में सिस्टम डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो क्या दोनों मेरे लिए आउटपुट में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये देखिए DG कंप्यूटर पाठशाला हेलो वर्ल्ड बिल्कुल आया, है ना। मैं चाहूँ तो तीसरी लाइन भी दे सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे प्रिंटलन नहीं देता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मेरा प्रोग्राम रन नहीं करता? देखते हैं एक बार फिर से। बिल्कुल करता, और बिल्कुल हुआ, यहाँ पर भी हुआ, है ना। तो क्यों नहीं होगा? जब प्रिंटलन मैंने ऊपर वाली लाइन में दिया तो वहाँ पे क्या करा कर्सर ने? DG कंप्यूटर पाठशाला पहले एक लाइन में प्रिंट कराया, और ऊपर वाले यानी कि ये वाले एलन ने उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब यहाँ से कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं गया होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एलन नहीं लिखा है। अगर मैं ऊपर वाला भी एलन हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए अब ये दोनों चीज़ें सेम लाइन में प्रिंट होंगी, ना कि अलग अलग लाइन में। ये देखिए कंप्यूटर DG कंप्यूटर पाठशाला, और यहाँ पे बिना स्पेस के मैं इधर एक स्पेस दे देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि कैसे वो एक लाइन में प्रिंट हुआ। देखिए DG कंप्यूटर पाठशाला और हेलो वर्ल्ड सेम लाइन में प्रिंट हुआ, है ना। तो LN का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर मैंने लिखा LN, देखिए दोबारा से मैंने LN लिख दिया, तो अब यहाँ पे DG कंप्यूटर पाठशाला पहले कर्सर प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, उसको भेज देगा। देखिए मैं फिर से रन कराऊंगा, ये देखिए हुआ। और LN का यहाँ पे मकसद क्या है? बेसिकली वो लाइन को पहले प्रिंट करो और फिर उसको नेक्स्ट लाइन में भेज दो, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज दो अगली चीज़ प्रिंट कराने के लिए। अब यहाँ से जो हेलो वर्ल्ड है, देखिए यहाँ से कर्सर अब नेक्स्ट लाइन में नहीं गया होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने LN नहीं दिया है। तो मैं अगर दोबारा से सिस आउट कंट्रोल प्लस स्पेस एंटर करता हूँ और दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ जावा, चलिए जावा लिखता हूँ, तो अब मुझे बताइए पहले तो कि ये एक ही लाइन इस सेम लाइन के अंदर एंटर होगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड के आगे जावा प्रिंट होने वाला है या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने वाला है? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट में पहले बताइए मुझे, ठीक है। तो अब मैं बताऊं अगर आपको, तो हेलो वर्ल्ड और जावा जो है वो सेम लाइन में प्रिंट होने वाला है। जावा भी उसी लाइन में प्रिंट होने वाला है जिस लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। देखिएगा ये देखिए उसी लाइन में प्रिंट हुआ। एक बार दोबारा से स्पेस दे देता हूँ, ये देखिए स्पेस को भी कर्सर ऐसा का ऐसा प्रिंट कर देता है ना। देखिए उसी लाइन में प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे क्यों प्रिंट हुआ ऐसी उसी लाइन में? क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाली लाइन में मैंने प्रिंट LN नहीं लिखा था, सिर्फ प्रिंट लिखा था, तो यहाँ पे कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं गया होगा। तो उसने फिर देखा जावा प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैंने LN दिया है, तो अब कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया होगा। यानी कि अब इसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे दोबारा से सिस आउट कंट्रोल प्लस से एंटर, अरे अच्छा, तो अब इसके बाद मैं लिखता हूँ जावा के बाद कुछ भी लिखता हूँ दैट बाय BYE बाय। तो ये देखिए अब ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये देखिए, है ना। क्योंकि प्रिंट LN में मैंने जावा वाली लाइन में प्रिंट LN दिया, तो प्रिंट LN ने उसको नेक्स्ट लाइन में भेज दिया और फिर मेरा बाय प्रिंट किया, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये पहला प्रोग्राम, आपको बेसिक सा प्रोग्राम आपने रन करा के भी देख लिया हमने। आप भी एक बार घर पे कुछ प्रोग्राम्स को रन कराइए, LN का मतलब समझिए, है ना, ब्रैकेट का मतलब समझिए, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हैं उसका मतलब समझिए। अगर फॉर एग्जांपल एक बात और देखिए, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाता, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाता, इधर बाय में मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाता, तो देखिए क्या होता,
फिर मैं इसे रन कराता तो देखिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आ गया हमारा, है ना, सिंटेक्स एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि बाय नाम का तो मैंने कोई वेरिएबल भी अभी ऊपर डिक्लेयर नहीं करा है। अब बाय नाम का कोई वेरिएबल भी नहीं है और उसे इन्वर्टेड कॉमा में भी नहीं लिखा है जैसे कि वो ऐसा कैसा प्रिंट कर दे, तो ये एक हमारा एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब मैं कोई चीज़ को ऐसा का ऐसा प्रिंट कराना चाहता हूँ तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना ज़रूरी है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं तो वो चीज़ हमारा एक्सेप्शन देती, या तो उस नाम का वेरिएबल हो, अगर मैं ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता कोई बाय नाम का और उसके बाद यहाँ पे बाय प्रिंट कराता तो बिल्कुल मेरा प्रोग्राम रन करता, लेकिन मैंने कोई भी वेरिएबल को अभी डिक्लेयर नहीं करा है। ठीक है, अभी हम वेरिएबल की भी डिक्लेरेशन को समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस प्रोग्राम को पहले ठीक कर दें। ठीक है, आप देखिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए समझ में आ गया होगा आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना क्यों ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी ज़्यादा, अब अगली लाइन में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स की, है ना। मैं पहले कमेंट्स बताऊँगा, फिर हम वेरिएबल्स बताएंगे, ऑपरेटर्स बताएंगे, अभी बहुत ही शुरुआत है, तो पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। अगली वीडियो हमारी कमेंट्स की होने वाली है, तो मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।